हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो इंटरमीडिएट वाले छात्रों के लिए है जो इस वर्ष परीक्षा दे रहे हैं अपने बायोलॉजी से, विषय बायोलॉजी से संबंधित ये आपका वीडियो है जो आपका हाल ही में होने वाला है। बस 2 यानी 27 फरवरी को होने वाला है विज्ञान यानी जीव विज्ञान का पेपर। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है आपके लिए। और अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा तो ये बिल्कुल वीडियो अगर आपने मॉडल पेपर सॉल्व कर लिया तो 100% आपको निश्चित सफलता प्राप्त हो जाएगी और अच्छे से अच्छे अंक आपको हासिल होगा। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए चलते हैं, आपको ले चलते हैं आपको आपके अपने क्वेश्चन की दुनिया में, जहां आप गोता लगाएं और एक से एक क्वेश्चन का नज़ारा देखें। देखिए, एक है सही विकल्प चुन करके अपनी उत्तर पुस्तिका पर देना है आपको। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन है कि सही विकल्प चुन करके अपने उत्तर पुस्तिका पर लिखिए। पहला है, निभाग पाया जाता है। निभाग कहाँ पाया जाता है? परागकण में, बीजांड में, भ्रूणपोष में या अलाफेवब यानी सभी में। तो क्या है सही आंसर? तो ये आपका जो निभाग पाया जाता है ये भ्रूणपोष में पाया जाता है। तो आपका थर्ड ऑप्शन क्लियर हुआ। क्लियर, भ्रूणपोष में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मृदा में उपस्थित जल की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो मृदा में उपस्थित जल की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? आपको होलार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? होलार्ड। यानी ये आपका पहला ऑप्शन आपका सही है, होलार्ड। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, मानव में शुक्र मात्र कोशिका व अंड मात्र कोशिका द्वारा उत्पन्न युग्मक का अनुपात कितना होता है? तो युग्मक अनुपात जो होता है वो 4:1 होता है। ये ऑप्शन आपका फोर्थ सही है। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियज है? प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियज है वो क्या है? हैंड सेकंड। ये आपका फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए 4 ही होते हैं ऑब्जेक्टिव आएंगे, लेकिन हमने यहाँ पर 8 ऑब्जेक्टिव आपको दे दिए हैं ताकि कोई दिक्कत ना पड़े। अगला क्वेश्चन है, अगला ऑब्जेक्टिव ही है अभी, हर्शे तथा चेज ने प्रयोगों द्वारा क्या सिद्ध किया? ये आपको बताना है कि हर्शे तथा चेज ने प्रयोगों द्वारा क्या बताया। तो हर्शे तथा चेज ने बताया अपने प्रयोग में बताया कि डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है। ओके, सो ये बड़ा सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। डीएनए आनुवांशिक सब्सटेंस। ओके। नेक्स्ट है, प्राकृतिक वासस्थान में जीवों का संरक्षण क्या कहलाता है? तो प्राकृतिक वासस्थान में जीवों का संरक्षण कहलाता है स्वास्थानीय संरक्षण, यानी सेकंड ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका पीसीआरए। ये पीसीआरए की खोज किसने की? पीसीआरए की खोज किसने की? तो आपको पता है कि पीसीआर की खोज किसने की? पीसीआर की खोज की कैरी मुलिस ने। किसने? कैरी मुलिस। थर्ड ऑप्शन आपका सही है। दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाता है। दलहनी पौधों की जड़ों में क्या पाया जाता है? राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम पाया जाता है। तो ये राइजोबियम की दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाने वाला पदार्थ, मतलब आपका सहजीवी जीवाणु है। क्या है? राइजोबियम, है ना। तो ये आपका, अब आपका ये ऑब्जेक्टिव खत्म हुआ। अब आपका आ जाएगा एक एक नंबर के, जो आपको एक एक नंबर दिए जाएंगे। ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन आ गया, प्लाज्मिड कहाँ पाए जाते हैं और इनका उपयोग बताइए। प्लाज्मिड कहाँ पाया जाता है और इसका उपयोग क्या है? ठीक है। तो ये जीवाणुओं में पाया जाने वाला अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ है जो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जा सकता है। ठीक है। तो जो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ जा सकता है उसी को क्या कहते हैं? प्लाज्मिड कहते हैं। प्लाज्मिड पाया कहाँ जाता है? ये जो प्लाज्मिड है यह जीवाणु और ईस्ट, कहाँ जीवाणु और ईस्ट में पाया जाता है। इनका प्रयोग डीएनए पुनर्योगन तकनीक में संवाहक के रूप में किया जाता है। ठीक है। टी आई प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस
जीवाणु से प्राप्त किया जाता है, ठीक है, या प्राप्त होता है। क्लियर, ये क्वेश्चन आपका हो गया। अगला क्वेश्चन आ गया आपके पास। अगला क्वेश्चन है कि स्विस पनीर चीज़ माने पनीर, स्विस चीज़ पनीर में बड़े छिद्रों का कारण क्या होता है? ये आपको बताना है। तो प्रोपियोनी बैक्टीरियम शेरमानी नामक जीवाणु की उपस्थिति के कारण स्विस चीज़ पनीर में बड़े बड़े छिद्र हो जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो रोगों के कारक एवं वाहक के नाम लिखिए। पेल पाँव, मलेरिया और डेंगू या मस्तिष्क ज्वर। तो ये देखिए आपके हैं हाथी पाँव या पेल पाँव, मलेरिया और मस्तिष्क ज्वर के कारक कौन कौन से हैं। जो हाथी पाँव है ये होता है किसके कारण? बुचेरेरिया ब्रैंकाप्टी, बुचेरेरिया ब्रैंकाप्टी के द्वारा होता है। इसके हेलमिंथीज का है और इसका वाहक कौन है? क्यूलेक्स, ठीक है, मादा मच्छर है। मलेरिया प्लाज्मोडियम जाति का होता है, ये प्लाज्मोडियम जाति से, और इसका जो वाहक होता है वो मादा एनाफ्रीज होगा। क्या होगा? मादा एनाफ्रीज, ठीक है। अगला है मस्तिष्क ज्वर। ये किससे होता है? मस्तिष्क ज्वर जो होता है फ्लेबी विषाणु से होता है और इसका जो वाहक होता है वो है मादा एडीज मच्छर। क्लियर, तो ये आपको देखना जरूरी है, ये आपको याद रखना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके पास आ गया, चारगाफ के नियम की व्याख्या कीजिए। तो चारगाफ नियम, चार माने चार, चार क्या है? एटी यानी एडेनोसिन और थाइमिन, और जीसी का मतलब है ग्वानिन और साइटोसिन। इसमें इनकी आपस में मात्राएं बराबर होती हैं। इस नियम के अनुसार डीएनए में एडेनिन की मात्रा थाइमिन के बराबर तथा ग्वानिन की मात्रा साइटोसिन के बराबर होती है और प्रत्येक जात के लिए एडेनिन, थाइमिन व ग्वानिन, साइटोसिन का अनुपात एक विशिष्ट होता है, ठीक है। ये इस पर आपको सवाल भी दिया जाएगा, तो न्यूमेरिकल आपको देखिए किस तरह से लगाना है। इसमें आपको अगर मान लीजिए ये की मात्रा दे दी जाएगी 30, है ना, तो ये की अगर मात्रा दे दी जाएगी 30, तो आपको टी की भी मात्रा आपको ज्ञात करना होगा। तो ऑलरेडी टी की मात्रा भी कितनी हो जाएगी? 30। तो 30 30 60, तो 100 में से 60 80 हो जाएगा। तो जीसी क्या बचेगा? जीसी उसके बराबर हो जाएगा, यानी 100 में से जितना जो बचेगा वो जीसी और जी और सी ले लेंगे। तो जी और सी का जो निकालना होगा वह आप 60 में 100 में से 60 निकाल देंगे तो 40 बचा, तो 40 को आधा कर देंगे, 20 बचेगा, ठीक है। तो यानी इस तरह से आपको न्यूमेरिकल लगाना होगा। तो जी की मात्रा यहाँ पर 20 हो जाएगी, ठीक है, या सी की मात्रा भी पूछे तो भी वो 20 हो जाएगी, ठीक है। तो इस आधार पर आपको सवाल लगाने को आएगा चारगाफ के नियम के अनुसार। तो दोस्तों ध्यान रखना वरना ये छूट जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है वर्णांधता क्या है? तो वर्ण माने रंग, अंधता माने अंधापन, यानी वह रोग जो रंगों को पहचानने में असमर्थ होता है, इस रोग को कहते हैं वर्णांधता। समझ में आई? वर्णांधता किसे कहते हैं? वर्णांधता भी एक प्रकार का रंगों का अंधापन है, ठीक है। तो उसमें रंग आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं, इस प्रकार के रोग को क्या कहते हैं? वर्णांधता कहते हैं। इस रोग में आपको लाल हरे में विभेद करना मुश्किल हो जाता है, आप विभेद नहीं कर पाएंगे, यानी रंगों का पहचान नहीं हो पाएगा। इसका जीन एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित होता है, वह अप्रभावी होते हैं, अतः मादा इसकी वाहक होती है। ऐसे व्यक्तियों को कहाँ नहीं रखा जाता? जहाँ रेलवे यानी जो ड्राइवर होते हैं उनमें उसको नहीं रखा जाता, अन्यथा उचित सिग्नल न पहचान पाने के कारण क्या हो जाइए? नैला पर दहला। समझ में ये कि वहाँ जल रही है नीली लाल बत्ती कि भैया स्टॉप करना है, अब मारिए झोंके चले जाइए, तो क्या हो जाइए? जो सामने गाड़ी ट्रेन खड़ी बना वहीं पर देखे, है ना। तो इस तरह के व्यक्तियों को कभी ड्राइवर, रेलवे में भी नहीं और किसी में भी ड्राइवर नहीं बनाया जाता, ठीक है। अब भाई रेलवे में अगर आप सिग्नल उसमें देखेंगे ट्रैफिक पुलिस खड़ी है तो सिग्नल देखो हरा है, चल रहे हो, है ना, तो इसमें वर्णांधता के रोगी हो जाते हैं। क्लियर। अब क्वेश्चन आ गया अदले गुतरे के 2-2 नंबर के। देखिए क्या अभी तक आपने पढ़ा 1-1 नंबर के, अब आ गया 2-2 नंबर के। अपूर्ण प्रभाविता किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताइए, अपूर्ण प्रभाविता किसे कहते हैं? तो अपूर्ण प्रभाविता देखिए, कुछ पेड़ पौधों व जंतुओं में F1 पीढ़ी की संतति में कोई भी
लक्षण पूर्णतः प्रभावित नहीं होता है, अर्थात मध्यवर्ती होता है, और इसे ही अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। अपूर्ण का अर्थ होता है आधे रूप से विकसित होना या पूर्ण रूप से दिखाई नहीं देना। कॉरेंस ने गुलाबास में देखा कि लाल फूल वाले पादप को सफ़ेद फूल वाले पादप के साथ क्रॉस कराने पर गुलाबी फूल वाले पादप उत्पन्न होते हैं, और वो स्वपरागण करवाने पर F2 पीढ़ी में 1:2:1 का लक्षण प्रारूप और जिन प्रारूप प्रदर्शित होता है। ये जब लाल और सफ़ेद में क्रॉस कराया गया तो क्या हुआ, और यहाँ गुलाबी बना, और जब गुलाबी को स्वपरागण करने दिया गया तो देखिए यहाँ पर एक लाल बिल्कुल अलग हो गया, और दो आपके गुलाबी हो गए, और एक बिल्कुल सफ़ेद हो गया। ठीक है, ये समझ में बात। तो ये 1:2:1 में प्राप्त हुए। अगला क्वेश्चन है, जनन अंगों के सभी संक्रमण यौन जनित रोग होते हैं, लेकिन सभी यौन जनित रोग जनन अंगों के संक्रमण नहीं होते, इसका कारण आपको बताना है। देखिए यह कथन सही है, सभी यौन जनित रोग केवल जनन अंगों के संक्रमण नहीं होते, किंतु जनन अंगों के सभी संक्रमण यौन जनित ही होते हैं, जैसे कि सिफिलिस, गोनेरिया जननांगों में मस्सा रोग आदि यौन अंगों के संक्रामक रोग हैं, और ये यौन जनित रोग हैं। दूसरी ओर एड्स व हेपेटाइटिस बी जैसे संक्रामण योग जनित रोग तो हैं, लेकिन ये जनन अंगों के से संक्रमण नहीं होते, अर्थात इनका संक्रमण लैंगिक संपर्क के कारण, लेकिन ये लैंगिक अंगों को प्रभावित नहीं करते हैं। पहुँचते तो लैंगिक से ही, लेकिन ये उनको प्रभावित नहीं करते। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, सगर्भता की स्थिति में पीतपिंड लंबे समय तक सक्रिय रहता है, यद्यपि निषेचन न होने की स्थिति में ये केवल 10 से 12 दिन तक ही सक्रिय रहता है। तो कारण आपको बताना है। देखिए अंडोत्सर्ग जब हो जाता है तो अंडोत्सर्ग के पहचान में ग्राफेन पुटका पीतपिंड का रूप धारण कर लेती है। उच्च सांद्रता के प्रोजेस्टेरॉन का श्रवण करती है, जो गर्भाशय के अंतः स्तर को बनाए रखने में आवश्यक होता है। यह अंतः स्तर अंतरोपण व सगर्भता की अन्य क्रियाओं के लिए आवश्यक होता है। इसी कारण सगर्भता की स्थिति में पीतपिंड अधिक समय तक सक्रिय रहता है, परंतु निषेचन के अभाव में अंतः स्तर को बनाए रखने की आवश्यकता नहीं होती है, अतः 10 से 12 दिन में नष्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रागण तथा निषेचन में अंतर बताइए, है ना। प्रागण तथा निषेचन में आपको अंतर बताने हैं। तो देखिए प्रागण क्या होता है। प्रागण प्रागकोश से प्रागकणों के वर्तिकाग्र तक, ठीक है, प्रागकोश से प्रागकणों के, भाई जानते हैं कि प्रागकण नर भाग है, प्रागकणों के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं, प्रागण कहते हैं। और निषेचन जो होता या अगुणित नर तथा मादा युग्मों का संलयन निषेचन कहलाता है। ठीक है, ये 2 प्रकार का होता है। प्रागण 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रागण। ये 2 प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। ये भी 2 प्रकार का होता है, एकल निषेचन और द्विनिषेचन। इनके मध्य अनेक माध्यमों से होता है। ठीक है, जैसे जल द्वारा, कीट द्वारा, वायु द्वारा, यानी इसमें जो प्राकण होते हैं इन माध्यम के द्वारा वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं, लेकिन इनमें माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती है निषेचन में। यह क्रिया बीजांड के बाहर होती है और यह बीजांड के अंदर होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। ऊंचाई तुंगता प्रभाव क्या है? देखिए आपको मेहनत करना है, मेहनत करते रहो, और फल की इच्छा तो भाई होती है, लेकिन फल तुम्हें देगा कौन? ऊपर वाला। यानी जितना मेहनत करोगे ना उतना ही आपको नंबर मिलेगा। और ये सोचो कि आप मेहनत ना करें तो आपको नंबर भाई मिलेंगे, लेकिन उतने नहीं मिलेंगे, तो आप खूब मेहनत कर लें। कह रहा है ऊंचाई तुंगता या तुंगता प्रभाव क्या है? तो देखिए मैदानी भागों में रहने वाले व्यक्ति जब पहाड़ों की ऊंचाई पर जाते हैं ना तो तुंगता रोग से ग्रसित हो जाते हैं। इसमें हृदय स्पंदन हो जाता है, हृदय स्पंदन एवं मिचली जैसी शिकायतें हो जाती है। हवक छूटने लगता है ना, जिसको मिचली कहते हैं, जिसके कारण ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। परंतु व्यक्ति उस क्षेत्र के प्रति प्रियानुकूलित हो जाता है और उसे क्या कहते हैं,
तुंगता रोग नहीं होता है। शरीर कम ऑक्सीजन उपलब्ध होने की क्षतिपूर्ति लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन बढ़ाकर हीमोग्लोबिन की बंधनकारी क्षमता घटाकर और श्वसन दर को बढ़ाकर कर लेता है। इस प्रकार के अनुकूलन को क्या कहते हैं? लक्षण प्रारूपी अनुकूलन कहते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आ गया जो 3 नंबर आपको दिया जाएगा। पहला क्वेश्चन है त्रिसंलयन क्या है, ये कहाँ और कैसे होता है? ठीक है, आवृत बीजी पौधों में भ्रूणकोश में परागनलिका से मुक्त एक अगुणित नर युग्मक अगुणित अंडकोशिका से संयोजन करके द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करते हैं। यह प्रक्रिया संयुग्मन या वास्तविक निषेचन कहलाती है, जबकि दूसरा नर युग्मक द्वितीय ध्रुव केंद्रक के साथ मिलकर के त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष के केंद्र का निर्माण करती है। यह प्रक्रिया त्रिसंलयन या त्रिसमेखन कहलाती है। इस प्रकार दोनों नर युग्मक निषेचन प्रक्रिया में भाग लेते हैं और निषेचन 2 बार होता है, इसलिए द्विनिषेचन कहते हैं। अतः संयुग्मन तथा त्रिसमेकन दोनों निषेचन का ही भाग है। इस क्रिया में कुल 5 केंद्रक बनते हैं। संयुग्मन के फलस्वरूप बना युग्मनज भ्रूण का निर्माण करता है तथा त्रिसंलयन के पश्चात बना प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक भ्रूणपोष का निर्माण करता है। इसमें भोजन संग्रहित रहता है जो भ्रूण के परिवर्धन के समय भ्रूण की पोषण के काम में आता है। अगला क्वेश्चन है शुक्राणु जनन क्या है? शुक्राणु जनन की प्रक्रिया को संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो शुक्राणु जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है, शुक्राणु जनन कहलाती है। ठीक है, तो शुक्राणु जनन क्या है कि वह प्रक्रिया जिसमें वृषणों में शुक्राणु का निर्माण होता है, यानी जहाँ शुक्राणु का जन्म होता है। आप ये कह सकते हैं जनन का अर्थ क्या है कि जहाँ पर शुक्राणु का जन्म होता है उस प्रक्रिया को कहते हैं शुक्राणु जनन। तो वो होता कहाँ है? वृषणों के शुक्राणु, जिसके द्वारा वृषणों में शुक्राणु का निर्माण होता है, वही आपका शुक्राणु जनन कहलाती है। यह प्रक्रिया लैंगिक हार्मोन द्वारा प्रभावित होती है। देखिए कैसे होती है। गुणन प्रावस्था में शुक्रजनन नलिकाओं की जननिक एपिथेलियम की कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणु जनन कोशिकाओं या स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण होता है। ये कोशिकाएं द्विगुणित होती हैं। दूसरी वृद्धि प्रावस्था क्या है? इसमें शुक्राणु कोशिकाएं पोषण पदार्थों के संचय करके प्राथमिक शुक्र कोशिका में रूपांतरित हो जाती है और परिपक्वन प्रावस्था में प्राथमिक कोशिकाओं में प्रथम अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाओं का निर्माण होता है। यह द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन द्वारा पूर्व शुक्राणु कोशिका या स्पर्मेटिड बनाती है। यह प्रक्रिया प्राथमिक शुक्र कोशिकाओं से 4 अगुणित पूर्व शुक्राणु कोशिकाओं का निर्माण करती है। शुक्र कायांतरण द्वारा इन अचल पूर्व शुक्राणु कोशिकाओं में परिपक्व चल शुक्राणु बनते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये आपका शुक्राणु कोशिकाएं होती हैं। ये जब विभाजित करते हैं तो 2 कोशिकाओं का निर्माण गुणन अवस्था में करते हैं, 2n बन जाता है। और ये जब 2n करती है तो यहाँ पर देखिए 2 हो जाते हैं। देखिए ये इस 2 से 2 बन जाते हैं। ये वृद्ध प्रावस्था होती है। इनमें से देखिए ये पूर्ण रूप से आपका शुक्राणु का निर्माण हो जाता है। ये ठीक है, ऐसे शुक्राणु का निर्माण होता रहता है। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शुक्र वाहिका उच्छेदन यानी वाइसेक्टोमी और डिंब वाहिका उच्छेदन यानी ट्यूबेक्टोमी के चित्र प्रदर्शित कीजिए। फिर बंधीकरण से क्या समझते हैं आपको ये भी बताना है। ठीक है, तो वाइसेक्टोमी यानी शुक्र वाहिका पुरुष नसबंदी जिसको कहते हैं और डिंब वाहिनी उच्छेदन यानी ट्यूबेक्टोमी, दोनों को आपको चित्र बना करके बताया गया है। ये देखिए बंध्याकरण क्या है? बंध्याकरण या नसबंदी में नर या मादा की जनन वाहिनियों को किसी स्थान पर काटकर या बांधकर जननों से निकलने वाले युग्मक के मार्ग को बंद कर दिया जाता है, यानी अवरुद्ध कर दिया जाता है। यह जनन क्षमता को अस्थायी रूप से अवरुद्ध करने की सर्वाधिक सफल विधि है। यह विधियाँ निम्न है। पहला है महिला का ऑपरेशन या महिला नसबंदी। इस विधि में स्त्रियों की अंडवाहिनी को काटकर बांध दिया जाता है, जिससे अंडाणु अंडवाहिका नलिका में आगे नहीं बढ़ पाते तथा निषेचन की क्रिया नहीं हो पाती है तथा गर्भधारण नहीं हो सकता। यह कार्य संतान उत्पत्ति के समय ही कराई जा सकती है, क्योंकि अंडवाहिनी को काटने के लिए उदर की शल्य चिकित्सा करने ने शल्य क्रिया करनी पड़ती है। ठीक है, और दूसरा है
पुरुष का ऑपरेशन या पुरुष नसबंदी। महिलाओं की नसबंदी की तरह पुरुषों में शुक्रवाहिनी के ऑपरेशन से वीर्य में शुक्राणुओं की उपस्थिति को रोक दिया। वीर्य तो होगा लेकिन उसमें शुक्राणु नहीं रहेंगे। इसमें पुरुष की शुक्रवाहिनी को काटकर बांध दिया जाता है और अत्यंत सरल ऑपरेशन है। ये अत्यंत सरल ऑपरेशन है जो कभी भी कराया जा सकता है। इसका पुरुष की संभोग क्षमता पर कोई असर नहीं पड़ता है। देखिए, संभोग पर तो कोई असर नहीं पड़ता है। संभोग आप जनरली नेचुरली कर सकते हैं, लेकिन बस यही चीज़ है कि जब उसमें से शुक्राणु नहीं होगा तो वो गर्भधारण नहीं कर सकता, यानी निषेचन नहीं हो सकता। ठीक है, ये देखिए आपको दिखाया गया है। एक है ये बाईं तरफ है जो महिला नसबंदी है, और जो ये दाईं तरफ है आपको पुरुष नसबंदी आपको दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो पुरुष नसबंदी और महिला नसबंदी दोनों प्रकार की एक अस्थायी विधि है, एक अस्थायी विधि है जिसके द्वारा परिवार नियोजन का एक सबसे अच्छा उपाय है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। एक संकर क्रॉस का प्रयोग करते हुए प्रभाविता नियम आपको बताने हैं। प्रभाविता नियम, इस नियम के अनुसार जब परस्पर विपरीत विपर्यासी लक्षण वाले पौधे के बीच संकरण कराया जाता है तो यौवन पीढ़ी के संतानों में जो लक्षण प्रदर्शित होते हैं उसे प्रभावी कहते हैं, और जो लक्षण दिखाई नहीं देते हैं उसे क्या कहते हैं? अप्रभावी कहते हैं। ठीक है, मेंडल ने ये नियम मेंडल को एक संकर संकरण प्रयोग द्वारा समझा जा सकता है। जब किसी जीव का तुलनात्मक अनुवांशिक लक्षण पर ध्यान केंद्रित करके जो संकरण कराया जाता है उसे एक संकर संकरण कहते हैं। जैसे मेंडल ने बटर के पौधे की लंबाई पर ध्यान केंद्रित करके अपने संकरण प्रयोग किए। उन्होंने पाया कि उन्होंने शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने के मध्य में संकरण कराया तो प्रथम पीढ़ी में सब लंबे लंबे पौधे प्राप्त हुए। साथ ही इन प्रथम पीढ़ी के लंबे पौधों में स्वपरागण करा के उत्पन्न बीज को पुनः बोया तो द्वितीय संतानीय पीढ़ी में लंबे और बौने दोनों प्रकार के पौधे मिले। देखिए ये यहाँ पर जो टीटी है, ये आपका जो प्रथम पीढ़ी है टी और ये टी, ये इसमें दो आपके जनक हैं। ये दोनों एक लंबा शुद्ध लंबा है, एक शुद्ध बौना है। तो जब इसमें क्रॉस कराया गया तो देखिए आपके चार जो प्राप्त हुए हैं उनमें चारों सा लंबे लंबे पौधे हुए। लेकिन जब स्वपरागण हुआ, जब टू पीढ़ी में आया तो क्या हुआ, यहाँ पर देखिए, तो जब इसमें स्वपरागण हुआ तो यहाँ पर 3:1 में बढ़ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अनुलेखन पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए। अनुलेखन यानी यह पूछ रहा है यम आरण्य के अनुलेखन पर टिप्पणी लिखिए। तो देखिए, पूर्व केंद्र के जीवों में आरएनए अनुलेखन के संपूर्ण प्रक्रिया को निम्न 3 प्रावस्थाओं में बांटा गया। पहला, प्रारंभन। कोशिका द्रव्य में किसी विशिष्ट प्रोटीन के निर्माण के संकेत पर डीएनए से संबंधित हिस्टोन प्रोटीन पृथक हो जाती है, वह डीएनए का खंड नावृत हो जाता है। प्रत्येक जीन के समीपस्थ 5' सिरे पर प्रारंभन स्थल के ठीक पहले समाचार जोड़ियों के एक विशेष अनुक्रम के रूप में डीएनए अणु का एक छोटा नियामक खंड होता है, जिसे क्या कहते हैं? प्रोत्साहक कहते हैं। जिस जीन का अनुलेखन होना होता है उसे प्रोत्साहक खंड से आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम का एक अणु जुड़ जाता है। पूर्व केंद्र के कोशिकाओं में प्रोत्साहक की पहचान के लिए विशिष्ट सिग्मा कारक का जुड़ना आवश्यक होता है। प्रोत्साहक के बाद जीन के छोटे से प्रथम भाग में केवल T=T यानी एडेनिन और थाइमिन समाचारक जोड़ियां होती हैं। आरएनए पॉलीमरेज इन्हीं जोड़ियों से हाइड्रोजन बंध को तोड़कर कुंडलित डीएनए का अकुंडलन करके इसके 2 सूत्रों को पृथक कर लेता है। ठीक है, ये दूसरा है दीर्घीकरण। इस चरण के अंतर्गत डीएनए का सांचा सूत्र पर एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज पूरकता का नियम का पालन करते हुए आधारी पदार्थ के रूप में चारों ओर न्यूक्लियोटाइड का उपयोग करता है। वह आरएनए की नई श्रृंखला में 5' से 3' की दिशा में करता है। ये अब है समापन। अंतिम में आरएनए अणु के संश्लेषण का समापन डीएनए के दूरस्थ सिरे
के ठीक बाद में स्थित एक विशेष में हो जाता है जिसे विलोम पथ कहते हैं। जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम समापन क्षेत्र पर पहुंचता है या डीएनए का सांचा अलग हो जाता है, समापन स्थान पर रो कारक जोड़ करके आरएनए पॉलीमरेज डीएनए सांचा सूत्र से पृथक होने में सहायता करती है। अगला क्वेश्चन है जन्मजात सहज यानी जन्मजात तथा उपार्जित प्रतिरक्षा से आप क्या समझते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सहज या जन्मजात और एक उपार्जित। देखिए ये सहज यानी जन्मजात नाम से ही जाना जाता है, जो जन्म के समय से ही उत्पन्न होता है या जन्म के समय से ही पाई जाती है। और उपार्जित में देखिए ये रोगाणु या प्रजनन के प्रभाव से उत्पन्न होते हैं। यह एक विशिष्ट सुरक्षा प्रतिक्रिया है जो स्वतः प्राप्त होती है। यह रोगाणु या प्रजनन के प्रति होने वाले प्रतिक्रिया से बनाए जाते हैं। ठीक है, ये रोगाणुओं के शरीर में प्रवेश करने से केवल विभिन्न प्रकार के अवरोध उत्पन्न करते हैं। त्वचा रोगाणुओं को शरीर में प्रवेश करने से रोकती है। मुख की लार, आँखों के आंसू रोगाणुओं की वृद्धि को रोकते हैं तथा श्वेत रुधिर रोगाणुओं के भक्षण करते हैं। और इसमें देखिए प्रथम बार किसी रोग के रोगाणु से सामना होने पर अनुक्रिया होती है। इसके फलस्वरूप प्रतिरक्षी का निर्माण होता है। इस रोगाणु के पुनः आक्रमण होने पर स्मृति आधारित प्रतिक्रिया बहुत तीव्रता से होती है। उपार्जित प्रतिरक्षा टीकाकरण द्वारा भी प्राप्त की जा सकती है, जैसे टेटनस है, चेचक है आदि। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जैविक खाद क्या है? रासायनिक रूप से जैव उर्वरक का निर्माण। देखिए ये आपको बताना है रासायनिक उर्वरक जैव उर्वरक क्या है। तो ये देखिए विभिन्न प्रकार के जीव अपने जैविक क्रियाओं के द्वारा मृदा में पोषक पदार्थों की मात्रा में वृद्धि करते हैं जो पादपों की वृद्धि के लिए उत्तरदायी होती है। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हीं को जैव उर्वरक कहते हैं। सूक्ष्म वह जीव होते हैं जो मृदा की उत्पादन शक्ति को बढ़ाते हैं। ये फसल को अकार्बनिक पोषक पदार्थ उपलब्ध कराते हैं, जैसे राइजोबियम, नास्टाक। ये 3 प्रकार के होते हैं: नाइट्रोजन स्थिरीकरण, साइनोबैक्टीरिया, ये स्वतंत्र जीवी जीवाणु, सूक्ष्मजीवी, सहजीवी, सूक्ष्मजीवी जो मृदा वायुमंडल से स्वतंत्र नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं तथा इसे नाइट्रोजन के यौगिक में बदल देते हैं। स्थिरीकरण नाइट्रोजन का एक भाग पादपों को तुरंत उपलब्ध हो जाता है, जबकि शेष भाग उसकी मृत्यु के बाद उपलब्ध होता है। फास्फेट जीवाणु, ये पादपों द्वारा अवशोषण के लिए अघुलनशील मृदीय फास्फेट को घोलने के लिए फास्फेट एंजाइम का निर्माण करते हैं। माइकोराइजा, यह एक अधिकांश वन्य पादपों में होता है। यह कार्बनिक पदार्थ से पोषक पदार्थों का अवशोषण करता है। जो उर्वरक एवं रासायनिक उर्वरकों की तुलना रासायनिक उर्वरक महंगे होने के साथ साथ मृदा के लिए हानिकारक भी होते हैं। ये मृदा की उर्वरा शक्ति को नष्ट कर सकते हैं और खेत को बंजर बना देते हैं। इसके विपरीत जैव उर्वरक मृदा की उर्वरता बढ़ाते हैं, यानी उर्वरक शक्ति को बढ़ाते हैं, और ये सस्ता होता है, निःशुल्क भी होता है। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन है बिडोलिथ हौज क्या है? बायोरिएक्टर एक बड़े पात्र में होता है जो सूक्ष्म जीवों, पौधों, जंतुओं या मानव कोशिकाओं के संवर्धन से प्राप्त कच्चे पदार्थ को जैविक रूप से विशिष्ट उत्पादों और एंजाइमों में परिवर्तित कर देते हैं। बायोरिएक्टर वांछित उत्पाद की प्राप्ति के लिए अनुकूलतम परिस्थितियों जैसे आधारी पदार्थ, पीएच, विटामिन, लवण, ऑक्सीजन उपलब्ध कराता है। बिडोलिथ हौज बायोरिएक्टर सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला है। देखिए ये इसका फिगर भी आपको दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन है बीटी से क्या समझते हैं? बीटी बैसिलस थ्यूरिजेंसिस। बीटी कपास क्या? बैसिलस थ्यूरिजेंसिस जीवाणु की कुछ प्रजातियों द्वारा ऐसे विषाक्त प्रोटीन का निर्माण किया जाता है जो विशिष्ट वर्ग के कीटों जैसे कोलेप्टेरान तथा डिप्टेरान को मारने में सहायक होती है। ये जीवाणु को अपने जीवन काल में विशिष्ट अवस्था में इस विषाक्त प्रोटीन रवे का निर्माण करती है। ये विषाक्त प्रोटीन स्वयं जीवाणु को खत्म नहीं करता क्योंकि यह प्राग विष के रूप में निर्मित होता है। यह विषाक्त जीव विष का निर्माण जीन द्वारा किया जाता है। यह क्राइजीन नाम दिया गया तथा निर्मित प्रोटीन में क्राइजीन प्रोटीन कहते हैं।
ठीक है। जब कोई भी कीट इस पादप को खाता है तो निष्क्रिय जीव विष कीट की आहार नाल में पहुंचकर क्षारीय पीएच के कारण अपनी सक्रिय अवस्था में बदल जाता है, जो उसकी घुलनशील अवस्था होती है। यह सक्रिय विष कीट की आंत की उपकला कोशिकाओं के साथ जुड़ करके उसमें छिद्र का निर्माण कर देता है। इस कारण कोशिकाएं फट जाती हैं और कीट वहीं पर खत्म हो जाता है। बीटी विष अनेक प्रकार के होते हैं, जिन्हें अलग अलग जीनों के द्वारा कोडबद्ध किया जा सकता है, जैसे CRY1 ये ठीक है। ये चीज़ प्रवचन किसे कहते हैं? प्रवचन किसे कहते हैं? प्रवचन या प्रवच्ची किसे कहते हैं? इस पर देखिए क्या है। प्रवचन एक विशेष प्रकार का सक्रिय अंतर संबंध है, जिसमें एक जंतु दूसरे जंतु को मार कर खा लेता है। वह जंतु जो मर जाता है वह शिकार कर रहा है, वह शिकारी अथवा परभक्षी या भक्षी कहलाता है, जबकि वह जीव जो खाया जा रहा है वो क्या है? भक्ष है या शिकार है। ठीक है। देखिए प्रवचन के उदाहरण शाकाहारी, ये देखिए शाकाहारी, इसमें जंतु हरे पादपों उनके बीज फल आदि को खा करके नष्ट कर देता है। मांसाहारी तो जानते हैं मांसाहारी क्या है? मांसाहारी जो दूसरे जीवों का भक्षण करते हैं। कीट भक्षी जो नाइट्रोजन की कमी वाले मृदा में उगते हैं और नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीटों को खाते हैं, है ना। ये सब चीज़ें। अगला देखिए, संकटग्रस्त जातियाँ कौन कौन सी होती हैं? वे वन्य जीव जातियाँ जिनका अस्तित्व पृथ्वी पर मानव द्वारा अपने आवास स्थानों स्वयं और उनके सदस्यों के व्यापारिक विनाश के लिए लगभग अनिश्चित है, संकटग्रस्त जातियाँ कहलाती हैं। IUCN की लाल किताब में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए निम्नलिखित प्रकार की श्रेणियाँ बांटी गई हैं, जैसे है विकट संकटापन्न अवस्थियाँ, संकट प्रजातियाँ, ये चीज़ें। ठीक है। हेमोफीलिया, देखिए क्या है? हेमोफीलिया पिता तथा माता की संतानों में रोग की वंशागत किस प्रकार होती है? ये देखिए, एक लिंग एक संलग्न है जिसका अप्रभावी X लिंग गुणसूत्र पर उपस्थित होता है। पुरुष में इसकी युग्मविकल्पी अनुपस्थित होने के कारण अप्रभावी जीन की उपस्थिति से हीमोफीलिया रोग के लक्षण प्रकट होते हैं। ये स्त्रियों में इस रोग के लक्षण उसी अवस्था में प्रकट होते हैं जब लिंग गुणसूत्र रोग के जीन के लिए समयुग्मी हो। हीमोफीलिया का जीन केवल X गुणसूत्र पर ही उपस्थित होने पर स्त्रियों के इस रोग से देखिए ये जो होता है ये वाहक का रूप कर लेती हैं। देखिए वाहक का रूप होता है, ये देखिए, यह देखिए। अब आ गया 5 नंबर का, ये 3 क्वेश्चन रहेंगे आप। देखिए शुक्राणुजनन ये हो गया आपका। अगला कह रहा है प्रेरक ओपेरान का उदाहरण देकर के समझाइए। तो देखिए प्रेरक ओपेरान क्या है? जब पास संरचनात्मक जीन एवं उनसे संबंधित नियंत्रण जीन एक समूह में उपस्थित होकर के कोशिकाओं में उपापचय क्रियाओं का अनुमानित रूप नियमन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ओपेरान जीव कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक है प्रेरक ओपेरान और एक है संदमन ओपेरान। इस तंत्र में क्रियाधार की उपस्थिति द्वारा एंजाइम संश्लेषण को प्रेरित किया जा सकता है। एसर्सिया कोलाई में लैकोपेरान का उदाहरण, एसर्सी कोलाई द्वारा लैक्टोज शर्करा को ऊर्जा के स्रोत के रूप में उपयोग करने पर विघटन की आवश्यकता होती है। ये देखिए लैकोपेरान की कार्य प्रणाली, ये 2 प्रकार के होते हैं, लैक्टोज की उपस्थिति में, अनुपस्थिति में, एक उपस्थिति में। ये जीवाणु के पोषक माध्यम में लैक्टोज अनुपस्थित होता है तो लैक्टोज के उपापचय से संबंधित एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती है, अतः इस स्थिति में नियामक जीन निरोधक के रूप में होता है। देखिए ये ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रतिरक्षा को परिभाषित कीजिए, सहज और सक्रिय। ये प्रतिरक्षा के प्रकार 2 प्रकार के होते हैं, एक है अवशिष्ट, एक है अविशिष्ट, एक है विशिष्ट।
तो अपशिष्ट में देखिए ये प्रतिरक्षा मानव शरीर की सामान्य अवस्था एवं शरीर तंत्रों की समुचित क्रियाविधि पर निर्भर करती है। ठीक है। ये दूसरा ये है आपका अगला क्वेश्चन है बाहित मल उपचार में के विभिन्न चरण आपको बताने हैं। जनसंख्या वृद्धि के कारण स्वच्छ जलीय तंत्रों में वर्ज्य पदार्थ मल मूत्र जैव प्रदूषक आदि अत्यधिक मात्रा में मिले रहते हैं। इनमें अनेक प्रकार के हानिकारक जीवाणु सूक्ष्म जीव ये सब रहते हैं। ये इन पदार्थों से युक्त जल वाहित मल तथा इससे होने वाले जल प्रदूषण वाहित मल प्रदूषण कहलाते हैं। इन व्यर्थ पदार्थों के कारण जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों का विघटन नहीं हो पाता, जिसके कारण जलीय परितंत्र तथा जैव विविधता को अत्यंत नुकसान होता है। वाहित मल उपचार लघु एवं दीर्घ दोनों स्तरों पर किया जाता है। लघु स्तर पर मलकुंड, सेप्टिक टैंक व ऑक्सीकरण तालाब का निर्माण करके बाहित मल उपचार किया जा सकता है। ये ये अगला क्वेश्चन है मरीदविद पौधा क्या है। ये देखिए भौतिक दृष्टि से आवास स्थल या स्थानों पर मृदा में जल धारता की कमी आती है। ये मरुस्थल चट्टानें होती हैं। ये और अगला क्वेश्चन आ गया जैव विविधता क्या है। ठीक है। ये जैव विविधता क्या है देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र अथवा जीनोम में पारस्परिक निर्भरता तथा अंतःक्रियाएं करते हुए पादप जंतुओं एवं सूक्ष्म जीवों के विभिन्न जातियों का पाया जाना जैव विविधता कहलाता है। ये देखिए इसके जैव विविधता के विलुप्त के कारण क्या है। प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना, बड़े प्राकृतिक आवास को टुकड़ों में बांटना, प्रदूषण, विदेशी जातियों का आगमन, विलुप्तता, ये सह विलुप्तता। जैव विविधता संरक्षण की दो विधियाँ होती है, एक है स्वास्थानीय संरक्षण और एक है बाह्य स्थानीय संरक्षण। ये ठीक है।